इसमें बिजनेस करने का आइडिया भी गजब का मिलता है कि किसी सामान को बनाने में इतने रुपए लगते हैं, तो कम से कम कौन सी वस्तु ज्यादा बनाई जाए या कौन सी जैसे बनाई जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। कि बिहार बोर्ड जितना मिनिमम पूछा जाता है उससे 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान के चलते हैं इससे 10 नंबर का आने वाला है। लीनियर का मतलब इस तरीके का कोई ना कोई मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक एक्सपेंशन लिखा होगा, और इस एक्सपेंशन का मान की बात करेंगे। आपकी नजरें नहीं भटकनी चाहिए, पूरा का पूरा आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे होना चाहिए मोबाइल की। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ, तो खैर पढ़ ही रहे हैं, और चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 12 क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या नाम का ये चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोगों ने 10 का 11 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसके बाद ये चैप्टर जो है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चे 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में कम से कम पूछा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा की बात कर ले तो 8-10 नंबर का, क्योंकि भाई बिहार बोर्ड पूछता ही 2 गुना क्वेश्चन है। तो पता है ना कि बिहार बोर्ड जितना मिनिमम पूछा जाता है उससे 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान के चलते हैं इससे 10 नंबर का आने वाला है। और ये बच्चे ये 10 नंबर आपके बहुत ही आसानी तरीके से ला सकते हो। और एक बात बताएं, ये चैप्टर जो है ना, जब आपको क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाई गई थी, रैखिक समीकरणें पढ़ाई गई थी, तो उससे रिलेटेड है। लेकिन भाई हमें पता है कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की है, तो आप अगर नहीं पढ़ाई किए हैं तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से आपको रिवाइज कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपका पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप 11th में पढ़ लियो तो 12th में नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये चैप्टर भाई इतना मजेदार चैप्टर है, पूछो मत। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर की। और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मान के चलिए भाई कितना है, 1 से 1.5 घंटे का बहुत ज्यादा, 1.5 घंटे का बहुत ज्यादा ये चैप्टर है। 1.5 घंटे में अगर आपके 8 से 10 नंबर आ जाए तो क्या पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जानते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में बस यही एक चीज है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो भी होंगी उनको मेरे प्यारे बच्चों हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आलेखीय विधि से कैसे हल करने वाले हैं, ये हम जानने वाले हैं। आलेखीय विधि से कैसे इन समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम पर, फिर उसी से हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसको सीखने वाले हैं। तो भाई जल्दी से अब आप लोग अपने दिमाग को, ठीक है, अपनी नजरों को पूरी तरह से स्क्रीन पे लगा लीजिए, इधर उधर मत भटकने देना नजरें। ठीक है, इधर उधर आपकी नजरें नहीं भटकनी चाहिए, पूरा का पूरा आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे होना चाहिए मोबाइल की। हाथ में पेन होना चाहिए, हाथ में क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और सामने कॉपी होनी चाहिए। जो पढ़ाया जाए उसको फटाफट नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जानते हैं सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखा गया, इसमें किस प्रकार के हम प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जो चैप्टर है ये 3 वर्डों से मिलकर बना है, एक लीनियर, दूसरा प्रोग्रामिंग और तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर का मतलब होता है, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जैसे ही आपने इतना पढ़ा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लीनियर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों एक कोई ऐसा व्यंजक लिखा होगा जिसमें चर की घात कितनी होगी, 2 होगी। 2 चर में कोई ऐसा व्यंजक लिखा होगा जिसमें चर की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो वो कैसा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है,
चलिए इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, लीनियर का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है एक हमारे पास ऐसा व्यंजक लिखा होगा, एक हमारे पास ऐसा लीनियर व्यंजक लिखा होगा जिसमें दो वेरिएबल होंगे। हम मान लेते हैं जैसे कहीं पर लिखा है ax प्लस by, इस तरीके का कोई ना कोई हमारे पास एक एक्सपेंशन लिखा होगा। ठीक है, लीनियर का मतलब इस तरीके का कोई ना कोई मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक एक्सपेंशन लिखा होगा, और इस एक्सपेंशन का मान की बात करेंगे, इस एक्सपेंशन की, इस व्यंजक का मान कितना होगा, कैसे होगा, इसकी बात यहां पर करने वाले हैं। और ये जो एक्सपेंशन होता है, ये जो व्यंजक होता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों जेड से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, समझ गए? अब इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का करना क्या होता है, इस मेरे प्यारे बच्चों इतना तो जान गए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लिखा होगा, लेकिन इसका करना क्या होगा सर? इसका करना पता क्या होता है? इसका या तो मैक्सिमाइजेशन करना होता है या तो मिनिमाइजेशन करना होता है, या तो इसका अधिकतम मान निकालना होता है या तो मिनिमम मान निकालना होता है। इसका मेरे प्यारे बच्चों या तो हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ऐसा कुछ इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो लीनियर का मतलब समझ में आया ना बाबू, कि यहां पर एक ऐसा व्यंजक लिखा होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा होगा जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे और उनकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, अर्थात लीनियर इक्वेशन टाइप में कुछ लिखा होगा, और ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इनको यहां पर जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका करना क्या है, इसका मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन करना है। कहने का मतलब इसका या तो अधिकतम मान निकालना होगा या तो न्यूनतम मान निकालना होगा, समझे? फिर इसके बाद क्या करना होता है भाई, इसका तो मतलब समझ गए, लेकिन दूसरी चीज है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है भाई? ठीक, और प्रॉब्लम का मतलब तो आप समझते हैं, प्रॉब्लम का मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई हमारे पास समस्या आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न है, कोई ना कोई क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया। और प्रोग्रामिंग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है कि इस काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है, जैसे आप के घरों में कोई प्रोग्राम होता है, या फिर छठ पर्व चल रहा है, तो इस छठ पर्व की मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, कैसे क्या किया जाए कि ये हमारा जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अर्थात कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, उन कंडीशंस को फॉलो करना होता है, तो वही होता है प्रोग्रामिंग में। यहां पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट दिए रहते हैं, कुछ कंडीशंस दी रहती हैं, जिनको हिंदी में व्यवरोध भी कहते हैं, कि उन कंडीशंस को फॉलो करना होता है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग को मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्रामिंग का मतलब है यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन दी रहेंगी, और वो कंडीशन किस टाइप की होंगी भाई? वो कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों हो सकती हैं कि इस तरीके की लिखी हो, a1x प्लस b1y ग्रेटर देन आर इक्वल c1, ऐसे ही हो सकता है a2x प्लस b2y हो सकता है ग्रेटर देन c2, इस तरीके से कुछ भी लिखा हो सकता है। a3x प्लस b3y लेस देन c3, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इस तरीके से आपके मेरे प्यारे बच्चों क्या सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए रहते हैं, इन्हें व्यवरोध भी कहते हैं, या इन्हें मेरे प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट को कंडीशंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई आपको कंडीशन दी रहती है, इनको कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, या इन्हीं को हम कंडीशन भी बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये कंडीशन है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में इनको व्यवरोध या अवरोध भी बोलते हैं। व्यवरोध,
या अवरोध जो दिए हैं ये बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब समझा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऐसे ऐसे हमको करना है। समझे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले हम यहां जनरल लिखे हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसमें दो वेरिएबल होंगे और उन वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 1 होगी, अर्थात वो लीनियर फंक्शन होगा, अर्थात इसीलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रोग्राम आपको करना है तो उस प्रोग्राम की कुछ ना कुछ कंडीशन होती है ना। ऐसा तो नहीं जैसे मन हो वैसे कर दो भाई, कोई भी काम करना हो उस काम को करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अप्लाई करना होता है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना होता है, उन शर्तों के अकॉर्डिंग करना होता है। तो वही हमारे पास इस तरीके की कुछ कंडीशंस दी रहती हैं जिनको मैथ की भाषा में बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट या कंडीशन, या हिंदी में बोलते हैं व्यवरोध। और प्रॉब्लम का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैथ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कुल मिला के इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जिसमें सॉल्व किया जाता है उसी टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और यहां पर दैनिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे विटामिन से रिलेटेड हो, ऐसे बहुत सारी मेरे प्यारे बच्चों, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। ठीक है, इस तरीके की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें बिजनेस करने का आइडिया भी गजब का मिलता है कि किसी सामान को बनाने में इतने रुपए लगते हैं, तो कम से कम कौन सी वस्तु ज्यादा बनाई जाए या कौन सी जैसे बनाई जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो या लागत कम आए। इस तरीके के ढेर सारे यार क्वेश्चन होते हैं यहां पर। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही आसान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का भी मेन फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, अगर इसमें डिटेल में जाया जाए और वो आगे आप चल के जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वहां डिटेल में इसको बताया जाएगा। अरे भाई, वहां इसकी एक पूरी बुक मिल जाती है एलपीपी की। ठीक है, इसका शॉर्टकट में अगर नाम देखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, एलपीपी। वहां पर एक इसकी पूरी की पूरी बुक है यार, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या इसे सी प्रोग्रामिंग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में भी कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं तो इसकी सहायता ले सकते हैं, इसकी सहायता से भी बनाते हैं। तो लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो एग्जाम को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इनको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का मेरे प्यारे बच्चों हम आपको आलेखी विधि, इसका मेथड बताने वाले हैं कि जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की आलेखी विधि है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो क्या है। और बात करें अगर इस तरीके के क्वेश्चन की, तो अभी देखिए यहां पर केवल A1 B1 A2 B2 ये जो लिखे हैं ना, यहां AB लिखे हैं, बस इनकी जगह पे नंबर्स आएंगे और आपको ढेर सारे हम क्वेश्चंस दिखा देते हैं, तभी आपको हमें पता है, विश्वास होगा। ये देखो इस तरीके का लिखा है, Z बराबर फिर लिखा है, फिर ये लिखा है इस तरीके के, देखो ये ढेर सारे क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, जैसा भी हमने जनरल क्वेश्चन देखा है वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। अरे भर भर के कितने, 1 या 2 पूछे जाएंगे भाई, एक तो पक्का आएगा और उसको आप हमें पता है चुटकियों में उड़ा के आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने की यार आलेखी विधि क्या है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब वो मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ध्यान से देखिएगा, इन जनरल हम लिख रहे हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हम Z से डिनोट करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता क्या होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z होगा, मैक्स ऑफ Z करके लिखा होगा, या फिर ऐसे मिनिमम ऑफ Z करके लिखा होगा, मैक्स ऑफ Z बराबर मिनिमम ऑफ Z करके लिखा होगा। यहां पर AX प्लस B टाइप का ऐसा कुछ लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, और दूसरी चीज क्या होंगे, आपकी कंडीशंस होंगी, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट होंगे। कंडीशन आपको दी होंगी, क्या दी होंगी,
कंडीशन आपको दी होंगी, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिए होंगे, ठीक है। व्यवरोध हिंदी में जिन्हें कहते हैं वो दिए होंगे। ये किस टाइप के होंगे, ये इस टाइप के होंगे, a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y ग्रेटर देन आर इक्वल c1। ऐसे हो सकता है a2x प्लस b2y लेस देन c2, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ठीक है। और इनको मेरे प्यारे बच्चों, इनका मतलब है कि एक्स वाई के जो भी मान होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे, और इनको कहते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन या नॉन निगेटिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नॉन निगेटिव कांस्टेंट क्या है, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को कहते हैं नॉन निगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। नॉन निगेटिव कांस्टेंट वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाय चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि इसमें नॉन निगेटिव कांस्टेंट क्या है और 4 ऑप्शन में लिखे रहे, तो आपको इन्हें बताना है कि ये क्या है, नॉन निगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए ना। अब देखिए करना क्या है, कैसे इसका ग्राफ बनाना है, कैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इनके प्रश्नों को हल करेंगे, तो वो ग्राफ बनाना हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको बउआ करना है, सबसे पहले स्टेप में, ये स्टेप आप याद रखिएगा, इन्हीं स्टेप से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, कहने का मतलब यार इसका वर्किंग प्रोसेस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बस वर्किंग प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन की आप धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास ये कंडीशन दी रहती है, जो कांस्टेंट दिए रहते हैं, जो व्यवरोध दिए रहते हैं, इन व्यवरोधों को आपको समीकरण में बदल लेना है। यहां पर जहां ग्रेटर देन लेस देन लगा है यहां आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, 0 के बराबर लिख देना है, या नहीं जहां बराबर लगा देना है। अगर बराबर 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा, अगर कोई संख्या है तो उस संख्या के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब इनको मेरे प्यारे बच्चों, ये जो असमीकाएं, अगर उस चैप्टर में 11th में देखा जाए तो इनको असमीकाएं कहते हैं, ठीक है। क्या कहते थे, असमीकाएं कहते थे। तो इनको हमको 0 के बराबर लिखना है। कहने का मतलब जो ये कांस्टेंट है इनको हमको 0 के इक्वल रख देना है। तो ये जो भी कांस्टेंट हैं सभी कांस्टेंट को रेखा में बदल लेते हैं। जैसे यहां असमीकाएं हैं तो असमीकाओं को समीकरण रूप में बदल लेते हैं, सभी कांस्टेंट को समीकरण रूप में बदल लेते हैं। किसमें, समीकरण रूप में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। सभी कांस्टेंट को क्या करते हैं, समीकरण रूप में बदल लेते हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा, a1x प्लस b1y बराबर c1, ऐसा मिल जाएगा। दूसरा a2x प्लस b2y, यहां पर कुछ भी लिखा हो सबको बराबर लिख दो c2। ऐसे ही एक्स वाई को लिखोगे तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, ये आ जाएगा आपका x बराबर 0 और y बराबर 0। इस तरीके से ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपके किसमें, इनइक्वालिटी से इक्वेशन में बदल जाएंगे, ठीक है। असमीकाओं से समीकरण रूप में बदल जाएंगे। फिर सर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में पता है क्या करते हैं, प्रत्येक से वे पॉइंट ज्ञात करते हैं, प्रत्येक समीकरण से वे पॉइंट निकालते हैं जहां पर ये असमीकाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती हैं। प्रत्येक समीकरण को हल करके वे पॉइंट ज्ञात करते हैं जहां पर ये असमीकाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती हैं। चलिए निकालिए, इधर देखिए। अब क्या करते हैं, वे पॉइंट ज्ञात करते हैं, वे बिंदु ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, वे बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पर
ये जहां पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते हैं, वाई अक्ष को काटते हैं। अभी इन्हीं स्टेप की सहायता से आप सारे क्वेश्चन लगाओगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटते हैं। अब ये पॉइंट कैसे निकलेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट बहुत आसान तरीके से आप निकाल लोगे। देखो, जैसे पहली वाली लाइन है, इसके लिए एक ऐसी छोटी सी टेबल बनाना, ठीक है, एक ऐसे टेबल बनाना, एक तरफ लिखना मेरे प्यारे बच्चों x, एक तरफ लिखना y, ठीक है। अब जब x अक्ष को काटता है तो हमको पता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जब y अक्ष को काटेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है। क्या करना है बउआ, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है। तो जब x का मान इस वाले में, जैसे पहले वाले में 0 रखोगे तो x बराबर जब 0 रखोगे तो यहां से पक्का है कि ये तो 0 हो जाएगा। y बराबर मिलेगा y बराबर मिलेगा C1 अपॉन B1। ऐसे ही इसमें जब y बराबर 0 रखोगे, इसी में y बराबर 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा, C1 अपॉन A1। ऐसे जैसे हमने पहली वाली को सॉल्व किया, आपका काम है इस दूसरी वाले को भी सॉल्व करोगे और तीसरी वाले को भी सॉल्व करोगे। कुल मिला के यार जितनी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए रहेंगे, जितने आपने क्या किए हैं, जितने आप असमीकाओं को समीकरण रूप में बदला है, जो तो उन सब से आपको वे पॉइंट निकालने हैं जहां पर वे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्स वाई लिखो। इसमें जब x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आएगा, C2 अपॉन B2 आ जाएगा। जब y 0 रखोगे तो x आ जाएगा, C2 अपॉन A2 आ जाएगा। और आगे दी हो तो और आगे निकालना, ना दी हो तो बस यहीं पर रुक जाना, ठीक है। कहने का मतलब प्रत्येक असमीका को समीकरण रूप में बदलने के बाद उनसे हमको वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर वे असमीकाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रही हैं। और जब काटेंगे ना तो पॉइंट तो निकालना होगा। अब क्या करते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में बढ़ते हैं। और अगले स्टेप में पता है, इन रेखाओं को खींच लेते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, अब इनका ग्राफ बना लेते हैं, इनका ग्राफ बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं बउआ, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं या बना देते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाओगे भाई ग्राफ, जरा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास हो जाएगी, इधर बना रहे हैं ना, ये हमारे पास हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ये हो जाएगी वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ ओरिजिन, ये हुआ एक्स, एक्स डैश एक्सिस, ये वाई, वाई डैश एक्सिस। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब पता है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x के मान 0 से बड़े, और x के मान 0 से बड़े तो इधर होते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये ऐसा कुछ होगा। y ग्रेटर देन 0 का मतलब y के मान 0 से बड़े, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 का मतलब y के मान इस एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर लिए जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x के जो मान होंगे वो y अक्ष के दाईं तरफ लिए जाएंगे, अर्थात जो आगे हम रेखांकित करने वाले भाग हैं वो y अक्ष के दाईं तरफ होगा। और y ग्रेटर देन का मतलब है, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 का मतलब है जो हम रेखांकित भाग करने वाले हैं वो x अक्ष के ऊपर की ओर होने वाला है। समझ गए भाई, समझ में आ गया ना, इस दिमाग में घुस गया ना एक एक बात। तो सबसे पहला काम ये दो हम लिख लेते हैं, फिर बाकी जैसे हमने अभी पॉइंट निकाले थे, ध्यान से देखिएगा, बाकी जैसे हमने अभी पॉइंट निकाले थे उन पॉइंटों को आप यहां पर कहीं रखेंगे, ठीक है। इन जनरल है तो वैसे बना नहीं रहे हैं, इन पॉइंटों को आप पर रखेंगे। मान लिया पहली असमीका यहां पर और यहां पर कहीं कट कर रही है, पहली असमीका कहां कहां कट कर रही है, 2 पॉइंट जो हमने मिलाए हैं यहां पर कट कर रही है। तो क्या करना है, इनको मिलाते हुए एक ऐसे रेखा खींच देनी है, ठीक है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक रेखा खींच दोगे। ये मान लेते हैं फर्स्ट वाली असमीका हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। फिर
हो सकता है दूसरी वाली वो भी कहीं ना कहीं काटेगी। दूसरी वाली मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर मिला और दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं मिला, तो इन पॉइंटों को भी मिला देना है। ठीक है, इन पॉइंटों को भी मेरे प्यारे बच्चों आपको मिला देना है। ये दोनों पॉइंट जो मिले हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला देना है। ये दूसरी असमिका हो गई। ठीक है, इतना पता चला, ये आपकी दूसरी असमिका हो गई। इस तरीके से आपको करना क्या है, कहने का मतलब यार प्रत्येक जो असमिका थी उसको हमको ड्रॉ कर लेना है, इस ग्राफ में बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उस हिसाब से बना लेंगे। इतना बनाने के बाद क्या करना है, अब हमको अगले स्टेप में जाना है। स्टेप 4 में, स्टेप 4 में मेरे प्यारे बच्चों वो रीजन ढूंढना है जहां पर इनका कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा हो। अब क्या करते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु से, अधिकतर तो मूल बिंदु से करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई रेखा मूल बिंदु से पास कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी पॉइंट से हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट लेना जो उस रेखा पर ना हो। ठीक है, कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो उस रेखा पर ना हो। अब जैसे कोई रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो यहां 1,0 लिख लो। ठीक है, 2,0 ले लो, 3,0 ले लो। तो जब उस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो अगर वो पॉइंट उस लाइन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, उस असमिका को संतुष्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेखांकित भाग उस बिंदु की ओर बनाते हैं। लेकिन 90% केस में या 95% केस में तो मूल बिंदु ही काम कर जाता है। लेकिन अगर कोई लाइन जब मूल बिंदु से पास करती है तो मूल बिंदु फिर काम नहीं करता है, उसके लिए हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने वाले हैं। ठीक है, 90% केस में हमने कहा भाई मेरे प्यारे बच्चों वो फॉलो होगा। 90 और 10% केस में हो सकता है कि कोई असमिका या कोई लाइन जो हम ये ड्रॉ करें वो मूल बिंदु से जाए, तो फिर वो नहीं, मूल बिंदु से नहीं, फिर उसके लिए कोई दूसरा पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा तो रेखांकित भाग उस बिंदु की ओर बनाना, नहीं तो दूसरी ओर बना देना। ठीक है, चलिए स्टेप 4 में लिखने वाले हैं मूल बिंदु 0,0 से, मूल बिंदु 0,0 से प्रत्येक असमिका को, या प्रत्येक व्यवरोध भी लिख सकते हैं, प्रत्येक अवरोध भी लिख सकते हैं, प्रत्येक असमिका भी लिख सकते हैं, प्रत्येक असमिका को संतुष्ट कराते हैं, संतुष्ट कराते हैं। ठीक है, संतुष्ट कराते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट अलग अलग लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, यदि मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, तो रेखांकित भाग, रेखांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और अगर संतुष्ट नहीं करता है, और अगर संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, तो दूसरी ओर होगा, मतलब मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, तो दूसरी ओर होगा। ठीक है, दूसरी ओर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो हम मान लेते हैं, ठीक है भाई, मान के काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये नहीं पता है कि संतुष्ट करेगा कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ये पहली वाली है, इसको मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा तो इसमें रेखांकित भाग इधर की ओर बनेगा। ऐसे ऐसे प्रत्येक रीजन में आप एरो बना लीजिएगा। ठीक है,
और दूसरे भाग को भी संतुष्ट कर रहा है, दूसरी वाली असमिका को भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसमें भी रेखांकित भाग कुछ ऐसे आप एरो बना लीजिएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एरो इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 का मतलब एरो ऊपर की ओर होगा। तो जहां पर सारे के सारे एरो मिल जाते हैं, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों कॉमन सभी एरो मिल जाए, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, इसको कहते हैं इस असमिका निकाय का, या जो हमारे पास प्रॉब्लम दी थी उसका ये सॉल्यूशन है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं फिजिबल रीजन। यही हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये जो रीजन मिला है, यही रीजन बउआ, यही रीजन जो है ना ये वाला, यही आपका हो जाता है सॉल्यूशन। यही इस असमिका निकाय का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मिले हैं, ये निकाय जिन पॉइंटों से बना है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन पॉइंटों को कहते हैं कोनिकल पॉइंट, ठीक है। जैसे इन पॉइंटों का कुछ नाम अगर बउआ देना चाहें तो क्या दोगे, जैसे इसका नाम ए दे देते हैं, या अच्छा ये तो ओ है, ये तो ओरिजिन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहां पर जो ओ ए बी सी हैं, इनको कहते हैं कोनिकल पॉइंट, कोणीय बिंदु। क्या कहते हैं, कोणीय कोणीय बिंदु कहते हैं। इन पॉइंटों को मेरे प्यारे बच्चों कोनिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिकल पॉइंट कहते हैं। और ये आपका सॉल्यूशन होगा, इस रीजन में सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब इस रीजन में जितने भी एक्स वाई के मान होंगे वो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों इसको संतुष्ट करेंगे। जितने भी एक्स वाई के मान होंगे सारे के सारे एक्स वाई के मान इसको मेरे प्यारे बच्चों संतुष्ट करेंगे। और हमारा टारगेट यही था कि एक्स वाई के मान निकालना, ठीक है। अब यहां पर ये जो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस असमिका को यहां पर वाले बिंदु तो सबको संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन बात थी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये इतना करने के बाद आपको एक स्टेप लास्ट में और करना है। स्टेप 4 हो गए 5। स्टेप 5 में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक सारणी बनानी है। क्या करना है, एक यहां कोनिकल टेबल बनानी है, कोनी बिंदुओं से एक टेबल बनानी है। और इस टेबल में पता है क्या करोगे, इस टेबल में मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एक तरफ तो लिखोगे, ऐसे बनाओगे, यहां पर लिखोगे यही कोनिकल पॉइंट, कोनिकल, यहां पर आप लिखोगे जो आपको ये बिंदु मिले हैं, ठीक है। आपको जो ये बिंदु मिले हैं ये पॉइंट लिखोगे, कोनिकल पॉइंट लिखोगे। और यहां पर जो z बराबर तुम्हारे पास ax प्लस by फंक्शन था, तो ऐसे यहां पॉइंट लिखते जाओगे। ये जो 3-4 पॉइंट यहां पर मिलेंगे, इन पॉइंटों को बउआ यहां पर लिखोगे और यहां पर फिर मान निकालोगे इसका, किसका, z बराबर ax प्लस by का। और यहां पर अगर मैक्सिमाइजेशन कहेंगे तो भाई यहां पर बहुत सारे मान मिलेंगे, तो अगर मैक्सिमाइजेशन है तो जो मान सबसे मैक्सिमम मिले वो मान ले लेना, और मिनिमाइजेशन कहें तो मिनिमम वाला मान ले लेना, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है पूरा, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही आपका ये प्रोसेस खत्म होता है, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का धुआं धुआं करते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन, और इसी सभी पॉइंटों को याद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ए भाई प्रॉब्लम कहाँ है, अरे है, परेशान ना हो, ये देखो है पहली प्रॉब्लम, ठीक। पहली प्रॉब्लम सभी बच्चों के लिए प्यारी सी प्रॉब्लम आपके लिए आ गई है। कह रहे निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर इतने इतने का अधिकतमीकरण कीजिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z बराबर 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अरे भैया क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है। अब हमारे बच्चे क्वेश्चन को देखो कैसे धुआं धुआं करते हैं, ठीक है। चलो भाई कर दो धुआं धुआं इस क्वेश्चन का, पता ना चले, ठीक है, कहाँ उड़ गया। जैसे आप दीपावली में पटाखे फोड़े हो ना, वैसे ही इस क्वेश्चनों को फोड़ना है, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है,
ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन भी उसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है, मैक्स ऑफ जेड, मैक्सिमाइजेशन करना है ना, तो मैक्स जेड लिखो या पूरा लिखो, मैक्स ऑफ जेड, ये हमारे पास से 3x प्लस 4y। चलो भाई, अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक हमको कोनिकल पॉइंट नहीं मिल जाते हैं। तो ये बउआ इनसे कह दो कि भाई साहब आप थोड़ी देर भी रेस्ट कर लो, चाय पानी कर लो, नाश्ता कर लो, तुम्हारा तो लास्ट में हम काम करने वाले हैं तमाम। अभी तुम सैंता लो, रेस्ट कर लो। अब बारी है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये हमारे पास है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों देखो कितने सुंदर सुंदर से दिए हैं। ओ भाई बहुत कम दिए हैं क्या, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। चलो ये इतना तो क्वेश्चन में दे दिए हैं। अब हमें अपना काम शुरू करना है। पहले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चे हमने क्या लिखा था, जल्दी से बता दो कमेंट करके। पहले स्टेप में हमने यही तो लिखा था कि प्रत्येक समीकरण को समीकरण रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक को समीकरण रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से कर दो, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, स्टेप वन में हम करने वाले हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों समीकरण रूप में बदलते हैं। क्या करते हैं, समीकरण रूप में बदलने पर, समीकरण रूप में बदलने पर जैसे ही आप इसको इक्वेशन फॉर्म में बदलोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, x बराबर 0, y बराबर 0। हो गया, x प्लस वाई बराबर 4, x बराबर 0, y बराबर 0। इतना बदल गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चों वे बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पर ये x अक्ष है और y अक्ष को काट रहे हैं। भाई एक ही है, यही वाला है, तो यहीं पर निकाल दें, जल्दी से बोलो, यहीं पर निकाल दें। अगला स्टेप आपका होने वाला है, चलो भाई स्टेप लिखें या ना लिखें, यहीं पर नीचे कर लेते हैं। अगला स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, वे बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पर ये x अक्ष और y अक्ष को काटता है। इसके लिए हमने कहा था एक बउआ छोटी सी टेबल बना लेना अपने बराबर की है। अरे तुमसे बहुत छोटी है यार ये। तो एक टेबल आपने बना लिया, एक तरफ आपने लिखा x, एक तरफ लिखा y, और एक बार क्या करोगे, एक बार मेरे प्यारे बच्चों x का मान 0 रखोगे, एक बार y का मान 0 रखोगे। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो y मिलेगा 4, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो आप देखो x की वैल्यू मिलेगी 4। मिल जाएगी ना। ये मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट निकल आए। तो यहां से हमको पॉइंट क्या पता चले, यहां से हमको जो कोनिकल वो पॉइंट पता चले जहां पर ये रेखा काट रही है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 4,0 और 0,4। अर्थात x अक्ष को मेरे प्यारे बच्चों ये 4,0 से जाएगी और y अक्ष पे कहां से जाएगी, 0,4 से जाएगी। चलिए भाई यहां तक बात बन गई। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में ग्राफ बना लेते हैं। अगले स्टेप में ग्राफ बना लेते हैं अगर आप अच्छे से समझ गए हैं ना, जो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, जो स्टेप लिखा दिया, अगर आप उनको अच्छे से समझ गए ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको फोड़ के आने वाले हैं, ठीक है, उसका धुआं बिगाड़ के आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। तो स्टेप 3 में हम पहुंच चुके हैं, और स्टेप 3 में क्या करते हैं, जल्दी से बता दो मेरे रसगुल्ले, क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। स्टेप 3 में ग्राफ बनाने वाले हैं चलो भाई बना दो।
बना दो बना दो बना दो, मजा आ जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चे हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा भाई, चश्मा लगा के बउआ देखिएगा। और ये हो गई वाई एक्सिस। सीधा हो जाओ भाई, ये तो बहुत मार पड़ेगी तुमको। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हुआ मूल बिंदु। ये हो गई बाबू एक्स एक्स डैश एक्सिस, ये हो गई वाई और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, सब बन गया। क्या बात है, बन गया। अगर बन गया तो भाई दूसरा बना लो ना। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम करने वाले हैं, इन पॉइंटों को रखने वाले हैं। भाई x बराबर 0 का मतलब ये y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, x बराबर 0 का मतलब ये y अक्ष का समीकरण होता है, और y बराबर 0 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये x अक्ष का समीकरण होता है। x बराबर 0 का मतलब y अक्ष का समीकरण, और y बराबर 0 का मतलब x अक्ष का समीकरण। ये आपने लिख दिया। ये कहां से जा रही है, 4,0 और 0,4, ये कहां होंगे ये भी यहीं कहीं लड़ते होंगे आप सबसे। देखो कहां है ये मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। ऐसे ही मेरे बउआ इधर भी क्या होगा, 1 2 3 4, यहां कहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हमको रेखा खींच देनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हमको रेखा खींच देनी है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर जा रहे हो। ठीक है, और लगभग लगभग ये जा रहे हैं। ठीक है, ये लगभग लगभग आपके उन दोनों पॉइंटों से जा रहे हैं, और ये रेखा को हम लिखेंगे असमिका रूप में। असमिका रूप इसका क्या था, ध्यान से देखो, x प्लस वाई, ये है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 4। यही है ना, यही है ना भाई, समझ गए तो ये हो गया 0,4। इस पॉइंट का नाम दे दो a, और इसको नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों b, और ये तो तुम्हारा मूल बिंदु प्यारा सा 0,0 है ही। ये तो आप इससे बहुत प्यार करते हैं, बिना मूल बिंदु के सब बेकार है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉइंट। अब देखो मूल बिंदु, अब अगले स्टेप में हमने क्या बताया था, मूल बिंदु से असमिका को संतुष्ट कराते हैं। अगले स्टेप में चलते हैं, स्टेप नंबर मेरे प्यारे बच्चों हमारा 4 होने वाला है। स्टेप 4 में क्या करते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट करा देते हैं। और भाई एक ही हमारे पास असमिका है, क्या है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 0। ओ नहीं, 0 नहीं भाई, 4 है। और जब मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे, किससे, जब मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो देखो क्या मिलेगा, मूल बिंदु 0,0 से जब इसको संतुष्ट कराओगे तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल 4, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल 4, 0 लेस देन आर इक्वल 4। अरे 0 यार 4 से छोटा है, इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करता है। और जब संतुष्ट करता है तो रेखांकित भाग मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। ठीक है, जब संतुष्ट करता है तो रेखांकित भाग मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। और भैया अब रेखांकित कर दो, अब देरी ना करो रेखांकित करने में। ये देखो है ना तो इसमें मूल बिंदु की ओर एरो बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब दाईं तरफ बनेगा, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर की ओर बनेगा y अक्ष के। और तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चा, एरो कहाँ मिल गए, जल्दी से बता दो, इस वाले रीजन में मिल गए ना, इस वाले में। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फिजिबल रीजन इसको कहते हैं। ठीक है, यह सॉल्यूशन वाला रीजन कहते हैं। तो ये आपके पास मेरे प्यारे बच्चों फिजिबल रीजन मिल गया है। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि कोणीय बिंदु क्या होंगे अगले स्टेप में जरूरत पड़ती है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों कोणीय बिंदु क्या होंगे, फटाफट बताओ। कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु लिखो,
ठीक है, कोणीय बिंदु, ये कोनिकल पॉइंट क्या होंगे, जैसे यहां मिला ओ मिला, ए मिला, बी मिला, ये 3 मिले। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम टेबल में मान निकालेंगे तो ओरिजिन वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्या एक्स और वाई की वैल्यू कुछ होंगी ही नहीं जिसमें फंक्शन मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन होगा, तो ओरिजिन को कभी काउंट जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिन की हम बात ही नहीं करेंगे, ए और बी पर मान निकालेंगे। तो कोणीय बिंदु हमको मिल गए हैं। अब इसके बाद यहां पर अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टेबल बना लेते हैं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसको कहते हैं कोणीय सारणी या कोणीय बिंदुओं से बनी सारणी। तो यहां पर हम एक कोनिकल टेबल बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, और ये सारणी देखिए ध्यान से कितनी प्यारी बनने वाली है। वैसे 2 ही पॉइंट हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं, तो इस टेबल को हम लोग ऐसे ऐसे बना लेते हैं। 2 पॉइंट हैं तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। मूल बिंदु नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे कोनिकल पॉइंट, कोनिकल पॉइंट, वही जो कोनी की बिंदु मिले हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों मैक्स ऑफ जेड था। मैक्स ऑफ जेड, अब उनको जिनको कहे थे ना कि चाय वाय पी लो, आराम कर लो, उनको बुलाओ, आओ आओ आओ, तुम्हारा नंबर लगने वाला है। कहाँ है वो भाई साहब, वो बैठे थे 3x + 4y। तो यहां पर लिखोगे आप 3x + 4y। ठीक है, चलो भाई मान रखो फटाफट। पहला पॉइंट है 4,0 और दूसरा पॉइंट है 0,4। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर मान निकाल के देखो। तो यहां पर जब देखो x की जगह पे रखोगे 4, तो 3 × 4 + 4 × y, तो ये आ जाएगा 4 × 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रखोगे x की जगह पे 0, तो 3 × 0 प्लस का 4 × 4, तो ये आ जाएगा 16। अब भैया एक क्या कहते हैं भाई, आपको यहां पर जो मान दिख रहे होंगे उसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है, जल्दी से बता दो। ये हमको दिख रही है, ये हमको मेरे प्यारे बच्चों मैक्स ऑफ जेड दिखा। मैक्स ऑफ जेड कितना आ गया, 16 आ गया। ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड की वैल्यू 16 हो गई। तो इसका मतलब यहां जो सॉल्यूशन होगा, एक्स के जो मान होंगे वो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो इस असमीका निकाय का हल मिला, वो सॉल्यूशन होगा x = 0, y = 4 पर जो फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, वो मेरे प्यारे बच्चों 16 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही इन प्रश्नों को हम लोग प्यार से मोहब्बत से हल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ये सॉल्यूशन। x = 0, y = 4 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 16। अगर मिनिमम की बात करते तो फिर x बराबर हो जाता 4 और y = 0 पर आते 12। नहीं, मैक्स की बात किए थे तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड हो गया। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, करना क्या है। सबसे पहले जो भी हमारे पास असमीकाएं दी होंगी, उनको समीकरण रूप में बदल, पहले तो जो क्वेश्चन में दिया वही यहां तक याद लिख लिए। पहले स्टेप में समीकरण रूप में बदलने पर इन जितने भी इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन लगे हैं सबको हटा के बराबर बना दो। बना दिए, ग्रेटर देन, लेस देन सबको हटा के बराबर लगा दिए। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को करना क्या है, ध्यान से देखो। इन पॉइंट्स को मेरे प्यारे बच्चों फिर एक ग्राफ में बना के उनमें रेखाएं खींच देना है। फिर वो रेखाओं के बीच हमको करना क्या है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। मूल बिंदु जिस जहां संतुष्ट करेगा वहां रेखांकित कर लेंगे। फिर कॉमन भाग को ढूंढ लेते हैं, और कॉमन भाग जो होता है उसे कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, या केवल सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। फिजिबल रीजन कहते हैं, या जो हमारे पास है उसका सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। सॉल्यूशन से भी काम चल सकता है। फिर एक टेबल बनानी है, और वो रीजन जिन पॉइंटों से घिरा हुआ है, इन पॉइंटों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोणीय बिंदु, कोनिकल पॉइंट कहते हैं। फिर इन कोनिकल पॉइंट से एक टेबल बनाते हैं, और यहां पर जिन भाई साहब को हमने चाय नाश्ता पानी के लिए छोड़ रखा था कि अभी रेस्ट कर लो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है,
तो वो रेस्ट वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद उनको अब लास्ट में यहां ले आना है। क्या करना है, एक तरफ कोनिकल पॉइंट लिखना है, एक तरफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड लिखना है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा, मिनिमम का होगा तो मिनिमम का लिखना, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम का लिखिए। लिख लिए, फिर वैल्यू निकालना। अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम वाला आंसर होगा, मिनिमम आ रहा है तो मिनिमम वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन करने से पहले भाई, इसमें थोड़ा सा लंबा भी है तो हम लोग भी चाय पानी कर लेते हैं। वो तो कर लिए थे, ठीक है, तो आप भी चाय पानी कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वैसे आप लोगों ने भी पानी, नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया होगा। तो अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और शायद यही क्वेश्चन आपकी स्लाइड में दिख रहा था, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था, आप बड़े गौर से देख रहे थे, और हो सकता है कि आपने इसको लगा भी लिया हो ना। तो चलिए, अगर लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया तो उससे भी कहीं अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अब हम बताने वाले हैं। ठीक है, और उन्हीं सभी स्टेप को, जो हम 5 स्टेप बताए हैं, एक एक स्टेप को अब फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन अभी लग जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अरे भाई, इसके पहले वाले में क्या था, अधिकतमीकरण, और इसमें क्या हो गया, न्यूनतमीकरण। बस इतना ही तो फर्क हुआ, उसमें मैक्सिमाइजेशन करना था, इसमें मिनिमाइजेशन करना था। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, मिनिमाइजेशन ऑफ z, ये है। तो हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ z, ये हमारे पास से मेरे प्यारे बच्चे कितना, -3x, -3x और +4y, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास दिए हैं अवरोध, दिए हुए हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए हुए हैं। वो क्या दिए हुए हैं, ये देखिए 2 3 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो दिए हुए हैं, वो देखो क्या है, वो कितने सुंदर सुंदर देखने में लग रहे हैं। देखो पहला क्या है, x + 2y < > 8। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 3x + 2y < < 12। और फिर 2 और दिए हैं जिन्हें कहते हैं नॉन निगेटिव कांस्टेंट, x > 0, y > 0। इतने डाटा हमको दिए हुए हैं। चलिए, अब इन्हीं की सहायता से हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के वो रीजन ढूंढना है जिस रीजन में ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन मिल रहा हो। ठीक है, अब वो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, जल्दी से बता दो भाई। अगर आप देखोगे हमने जो स्टेप लिखाए हैं, तो पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है, सभी कांस्टेंट को समीकरण रूप में बदल लेते हैं। अर्थात जहां भी लेस देन ग्रेटर देन दिख रहा है, सबको क्या करना है, बराबर में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 हमारा कहता है, स्टेप 1 है, क्या है भाई, कि सभी असमीकाओं को समीकरण रूप में बदलने पर, सभी असमीकाओं को समीकरण रूप में बदलने पर, समीकरण रूप में बदलने पर, ठीक है, क्या करेंगे, सभी की सभी इनइक्वालिटी को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, x + 2y = 8 मिल जाएगा, x + 2y = 8। और दूसरी इनइक्वालिटी को जब इक्वेशन में बदलेंगे तो ये मिलेगा 3x + 2y = 12 के और x = 0, y = 0। अब क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग करते हैं, वे पॉइंट निकालते हैं जहां पर ये असमीकाएं, ये रेखाएं
एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती हैं। इसके लिए हमने क्या कहा कि यहां पर एक छोटी सी ऐसे प्यारी सी नन्ही सी टेबल बना लेना, इस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। ऐसे ही इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बना लो, इस टेबल को मेरे प्यारे बच्चे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या करते हैं, एक तरफ x लिखते हैं, एक तरफ y लिखते हैं, इसमें भी एक तरफ x एक तरफ y लिखो। फिर इसके बाद क्या करना है, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, इसमें भी एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 रख दिए हो। एक बार इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो वहां से y निकलेगा, और y कितना निकलने वाला है जरा ध्यान से देखो। जब x बराबर 0 रखोगे तो मिलेगा 2y बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा 4। ऐसे ही इसमें मेरे प्यारे बच्चों जब y का मान 0 रखोगे तो x मिलेगा 8, तो कुल मिला के पॉइंट आ गए 0,4, 8,0। ये मिले हैं पहली वाली इनइक्वालिटी से, फर्स्ट इनइक्वालिटी से ये 2 पॉइंट मिल गए। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास है, उसको हमने जब इक्वेशन में बदला तो मिली 3x + 2y = 12। यहां भी रख के देखो, x बराबर 0, y बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 4 × 12। ये हमारे पास मिल गया है, ठीक है। अब इसी को हमको एक ग्राफ पेपर में, इसको हमको आगे ग्राफ बनाना है इन्हीं पॉइंट्स की सहायता से। तो फर्स्ट वाले से मेरे प्यारे बच्चों जो पॉइंट मिले हैं, ये जो पॉइंट मिले हैं यहां से मिले हैं, इस वाले से मेरे प्यारे बच्चों हमको जो पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 0,4 एंड 8,0। और इस वाले से जो पॉइंट मिले हैं वो बउआ पॉइंट्स मिले हैं कितने, 0,6 और 4,0। अब इन्हीं पॉइंटों को क्या करना है, एक ग्राफ पेपर में हमको ड्रा कर लेना है, फिर इनको मिलाते हुए जो इनइक्वालिटीज दी हैं इनको बना लेना है। चलिए भाई अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, स्टेप थर्ड। वैसे एक स्टेप यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो जब हम स्टेप थर्ड की ओर बढ़ेंगे तो स्टेप थर्ड क्या कहता है कि स्टेप थर्ड कहता है भाई कि इन इनइक्वालिटीज से इक्वेशन में कन्वर्ट तो कर लिए, अब यहाँ से जो पॉइंट मिल गए हैं ना, इन पॉइंटों को आप एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ करिए, ग्राफ बनाइए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो स्टेप 2 कहाँ चला गया, तो मेरे प्यारे बच्चे स्टेप 2 ये यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। स्टेप 2 में तो ही हम लिखते हैं वे पॉइंट ज्ञात करते हैं जहां पर ये रेखाएं x अक्ष और y अक्ष को काटती हैं। तो वो मेरे प्यारे बच्चों हमने पॉइंट निकाला है कहां पर, स्टेप 2 में, ठीक है, निकल आए हैं। अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर, और स्टेप 3 में क्या करते हैं भाई, ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए जल्दी से ग्राफ बनाइए, फटाफट ग्राफ बनाते हैं। इनका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फटाफट ग्राफ बनाइए भाई जल्दी से, ठीक है। तो बन गया ग्राफ, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे बउआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। तो ये सबसे पहला काम हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सीधा सीधा थोड़ा सा बना लेना। फिर उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हो गई वाई एक्सिस। और जहां पर दोनों काटती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा एक्स, एक्स डैश एक्सिस, वाई, वाई डैश एक्सिस, ठीक है, वाई, वाई डैश एक्सिस, एक्स, एक्स डैश एक्सिस, वाई, वाई डैश एक्सिस, ऐसा कुछ हमारे पास मिल गया है। समझ गए। अब इतना जब बन गया है, अब क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि x बराबर 0 वाई अक्ष का समीकरण होता है, x बराबर 0 ये वाई अक्ष का समीकरण होता है। तो ये x बराबर 0 हो गया, और ये होता है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण। ये भी दोनों हमने ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखो, x बराबर 0 y बराबर 0, इन दोनों को हमने ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लिया है। भाई जैसे ही इतना आपने ड्रॉ कर लिया है, फिर देखिए
कि पहली वाली जो हमारे पास इनइक्वलिटी थी तो उसको जो हमने इक्वेशन में बदला तो वो किन किन पॉइंटों से जा रही है, उन पॉइंटों को जरा ध्यान से देखिएगा। तो पॉइंट दिख रहा है 0,4 और 8,0। जल्दी से 8,0 और 0,4 को हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं और देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 8 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो जल्दी से इन पॉइंटों को हम एक नंबर लाइन पे, ये जो x अक्ष पे है, यहां पे 8 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और थोड़ा दूर दूर कर लें क्या? चलिए थोड़ा सा इनके बीच गैप और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे ही y में कितनी है? 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। चलिए भाई रख लिए ना। अब देखो पहला पॉइंट कितना है? 0,4 और 8,0। तो 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,0। और 0,4 कहाँ होगा? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0,4। अब मेरे प्यारे बउआ क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को, इसको मान लो पॉइंट ए है, इसको मान लो पॉइंट बी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हमको क्या करना है? एक 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 रेखा बना लेनी है। ठीक है, ये एक रेखा बन गई इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। अब ये कौन सी है? ये फर्स्ट वाली है, और फर्स्ट वाली असमीका क्या थी? ये थी x + 2y <= 8। क्या थी? x + 2y <= 8। जल्दी से लिख दो भाई, ये है x + 2y <= 8। चलिए एक बन गई ना, एक बन गई। अब ऐसे ही दूसरी को भी बनाना है। चलो दूसरी हमारे पास कौन सी है? दूसरी है मेरे प्यारे बच्चे, अगर ध्यान से देख रहे हो, 3x + 2y। ये कहां से जा रहे? 0,6 और 4,0। 4,0 कहां होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चे 4,0। और 0,6 कहां होगा? 0,6 ये होगा, 0,6 ये हो जाएगा। ए बी, इसको नाम दे दो सी का, इसको नाम दे दो डी का। चलिए भाई ये भी आपने बना लिया। अब जब ये बन गई तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, जैसे ही इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हमारे पास आ गई कौन सी? 2x + 3y, नहीं 3x + 2y <= 12 वाली इनइक्वलिटी। कौन सी? 3x + 2y <= 12 वाली इनइक्वलिटी आ गई है। चलिए भाई लिख लो, ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी है? 3x + 2y <= 12। ठीक है, दोनों बन गई। दोनों बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तो दोनों जैसे ही आपने बना लिया, अब क्या करना है? अब वो रीजन ढूंढना है जिस रीजन में मेरे प्यारे बच्चों ये संतुष्ट कर रही हो जो भी हमारे पास समीकरणिका है, प्रत्येक x y के वे मान जिनको मेरे प्यारे बच्चों ये संतुष्ट कर रही हो। तो अगले स्टेप में जाएंगे और अगला स्टेप हमारा होगा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करते हैं? स्टेप 4 में मेरे प्यारे बच्चों हम प्रत्येक असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। जैसे पहली असमीका है, ठीक है, मूल बिंदु हम ले लेंगे 0,0 से। तो मूल बिंदु 0,0 से पहली असमीका को संतुष्ट कराएंगे। पहली असमीका हमारे पास, इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाली, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। सभी को संतुष्ट कराएंगे और अगर संतुष्ट कर रहा है तो जो बाउंडेड रीजन होगा, जो रेखांकित भाग होगा, उस मूल बिंदु की ओर होगा, और अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो रेखांकित भाग मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई संतुष्ट आपने कराया। जैसे ही फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी को संतुष्ट कराओगे तो ये है कितना? x + 2y <= 8। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 <= 8। ए भाई संतुष्ट कर रही है। क्या कर रहा? मूल बिंदु 0,0 इस इनइक्वलिटी को भाई संतुष्ट कर रहा है। और जैसे ही संतुष्ट कर रहा है ना,
तो रेखांकित भाग या छायांकित भाग जो एरो बनाएंगे वो हम मूल बिंदु की ओर बनाएंगे। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो एरो बनेंगे ना वो इधर की ओर बनेंगे, मूल बिंदु की ओर बनेंगे, ये मूल बिंदु की ओर बनेंगे। बन गए? ठीक है। इस वाले एरो को थोड़ा सा बड़ा करना हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि यहां तक आ जाए ना, ये बन गया। अब चलिए दूसरी को संतुष्ट करा के देखते हैं। सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है 3x + 2y < r = 12। 0 0 रखोगे तो 0 + 0 < r = 12, ये भी आ जाएगा 0 < r = 12। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है। जब संतुष्ट कर रहा है, मूल बिंदु क्या कर रहा है? ओरिजिन इन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो जो रेखांकित भाग बनता है, लाइन वाला रीजन बनता है, वो मूल बिंदु की ओर बनेगा। तो बना दीजिए भाई, इसमें भी हम मूल बिंदु की ओर बनाएंगे। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले में भी आप मूल बिंदु की ओर बनाओगे, ये रेड वाले में बना दो मूल बिंदु की ओर, बना दो मूल बिंदु की ओर। और x > 0 का मतलब y अक्ष के दाईं तरफ, y > 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर की ओर। भैया सारे के सारे एरो, सारी की सारी असमिकाएं कहाँ संतुष्ट कर रही हैं? ध्यान से अगर देखोगे, किस कलर से भाई कलर किया जाए, ये ले लेते हैं ना। ये सारी की सारी असमिकाएं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखो सारे के सारे एरो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे एरो इस वाले रीजन में मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन इसी रीजन में होगा। और यहां से पॉइंट मिले ओ सी, इसको कुछ नाम दे दो, OCABD हो गया था, इसको नाम दे दो E का। तो ये जो पॉइंट मिल रहे हैं OCEB, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कोनिकल पॉइंट्स होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात और फंस गई। क्या फंस गई? बाकी तो कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन ई के कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो ई के कोऑर्डिनेट अब आप तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? जल्दी से बता दो। ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बउआ आपको क्या करना होगा? इन्हीं दोनों को सॉल्व करना होगा। ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों का प्रतिच्छेदन ही बिंदु है। क्या है? दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए इन दोनों इनइक्वालिटी को, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लोगे तो तुमको पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहां पर हमने देखा क्या कि OCE और B, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे कौन से हैं? कोनिकल पॉइंट हैं, कोणीय बिंदु हैं। ये कौन से हैं? कोनिकल पॉइंट हैं। और यहां जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, वो इस वाले रीजन में मिल रहा है। ये वाला रीजन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये वाला हो जाएगा सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए इतना समझ गए। लेकिन अभी भाई बिंदु ई निकालना होगा। बिंदु ई को निकालने के लिए हमको जो समीकरण मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये दो बने थे ना, इसको नाम दे दो समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 को हल करना पड़ेगा। बिंदु ई के लिए ध्यान से देखिएगा, बिंदु ई के लिए बिंदु ई के लिए हमको समीकरण 3 व 4 को हल करना पड़ेगा। को हल करने पर समीकरण 3 व 4 को देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब हल करोगे तो क्या मिलने वाला है? समीकरण 3 व 4 को जब हल करोगे तो समीकरण 3 देखो है कितना? समीकरण 3 है x + 2y = 8। x + 2y = 8, x + 2y = 8। और दूसरा है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12। भाई इन दोनों को अगर आप घटा देते हैं ना, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों अगर घटा देते हैं तो y y कैंसिल हो जाएगा,
घटाने पर। जैसे ही बउआ इन दोनों को आप घटाओगे तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे ही घटाओगे तो ये देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2y से 2y कैंसिल, इधर बचेगा माइनस का 2x और इधर बचेंगे माइनस के 4। तो x बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे प्लस का 2। x बराबर आ जाएगा आपका प्लस का 2। इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो। इसमें जैसे ही x की जगह रखोगे 2 तो 2 + 2y बराबर है 8 के, तो यहां से 2y बराबर आ जाएगा 6 के। y बराबर बउआ आ जाएगा कितने के? 3 के। y बराबर आ जाएगा 3 के। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जो पॉइंट E है, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे 2,3। अब मेरे प्यारे बच्चों अपना फिगर जरा ध्यान से देखो, फिगर जरा ध्यान से देखो। पॉइंट E के भी कोऑर्डिनेट पता चल गए 2,3। अब सारे के सारे कोणीय बिंदु पता है, सारे के सारे कोनिकल पॉइंट पता है। और जब सारे के सारे कोनिकल पॉइंट हमको पता है तो यहां से बनाना है एक टेबल, एक सारणी बनानी है और वहां पर सब हमको मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों यहां बनेगी एक सारणी, बनेगी प्यारी सी सुंदर सी एक सारणी बनेगी। और इस सारणी में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये यहां एक टेबल बनने वाली है। इस टेबल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक तरफ लिखेंगे कोणीय बिंदु, एक तरफ लिखेंगे कोणीय बिंदु और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोणीय बिंदु। जो कोनिकल पॉइंट पता चले हैं वो लिखेंगे। और इधर मेरे प्यारे बच्चों जो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड था, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड वो हमारे पास कितना था जरा ध्यान से देखो। मिनिमाइजेशन ऑफ जेड हमारे पास -3x प्लस का 4y, ये हो जाएगा -3x प्लस 4y। अब इसका मान निकालो भाई, इसका मान फटाफट निकाल डालो। कितने कोणीय बिंदु? 3 है ना, 3 है। जीरो मत लेना, मोल बिंदु मत लेना, कोई फायदा नहीं मोल बिंदु लेने से, ठीक है। तो कोणीय बिंदु मेरे प्यारे बच्चों देखो कौन कौन से हैं, फिगर देखो जरा, फिगर देखो, फिगर देखो भाई। पहला है 4,0, 4,0, फिर है 2,3, फिर क्या है 2,3 की बाद है 0,4, 0,4। तो ये है कोनिकल पॉइंट 0,4, 4,0 और 2,3। बहुत सही, सारे के सारे कोनिकल पॉइंट लिख लिए गए। अब मेरे प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड दिया है इसकी वैल्यू निकालो। भाई मान निकालोगे, यहां देखो जब रखोगे तो -3 x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों -12 मिल जाएगा। इसमें रखोगे x की जगह 2 तो -3 × 2 प्लस का 4 × 3, ये आ जाएंगे माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 4 3 12 मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 6 मिलेगा। फिर आगे देखो x की वैल्यू 0 रखोगे, -3 × 0 और प्लस का 4 × 4, अरे बउआ ये तो 16 आ जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन कहते तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही और मिनिमाइजेशन कहेंगे तो ऊपर वाले में आ रहा है -12। तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिनिमाइजेशन हुआ। ठीक है, किस पॉइंट पर हुआ इस फंक्शन का मिनिमाइजेशन? x बराबर 4 पर, y बराबर 0 पर। तो यही हो जाएगा बउआ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? x बराबर 4 और y बराबर 0 पर मिनिमाइजेशन ऑफ जेड कितना मिल रहा है? -12। ये आ जाएगा भाई आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड बराबर -12, ये आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही करना है, तभी जाके आपके 5 नंबर भाई पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अथवा वाला क्वेश्चन बनाते हो तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है
कितने नंबर का इससे करना चाहते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फिर से देखो, प्यारा सा सुंदर सा सुशील, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपकी नजरों के सामने से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी गुजरा नहीं है, अभी तो आपकी नजरों के सामने बना हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू हो जाइए भाई, अपना काम शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही तो सबसे बड़ा काम है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये हमारे पास है मैक्सिमाइजेशन। ओ भाई, आपकी मैक्सिमम वाला पकड़ना है। कौन सा पकड़ना है, मैक्सिमम वाला। तो क्या दिया है, मैक्स ऑफ जेड, मैक्स ऑफ जेड बराबर 5x प्लस का 3y। बस इन चाचा साहब से कह दो थोड़ी देर आराम कर लो, हैं, इनसे कह दो थक गए हो भाई, आराम कर लो ना। अब हम और किसी से मिलते हैं और किसी से मुलाकात करते हैं। वो देखो सुंदर सुंदर कौन से लोग हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो हमारे पास है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो है वो देखो कितने सुंदर से आपका इंतजार कर रहे थे, आपसे मिलने के लिए बेकरार थे। ये है क्या, ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे 3x प्लस 5y बराबर 15। ओ भाई बराबर नहीं, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल 15। दूसरा क्या है, 5x प्लस का 2y, 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल 10। और अगला है x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इतना सब कुछ तो भाई क्वेश्चन में दिया था, इतने सारे डाटा तो इन्होंने क्वेश्चन में खुद दे दिया। अब क्या करना है, अरे भाई अब हमको क्या करना है, हमको मतलब तुमको क्या करना है। अब हमको और तुमको मिलकर पता क्या करना है, अब हमको और तुमको मिलकर अपने जो स्टेप लिखे थे ना, एक एक स्टेप फॉलो करना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। चलिए पहला स्टेप हमारा क्या था कि इनको हम समीकरण रूप में बदल देंगे। क्या करेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, चलो भैया लिख दियो, जल्दी 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 लिखो। क्या मिलेगा, 3x, ठीक है टेबल नहीं बना पाएंगे क्या, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, 3x प्लस का 5y बराबर 15। दूसरा क्या है, 5x प्लस का 2y बराबर का 10। ठीक है, चलो ये कितना हो गया, 5x प्लस 2y बराबर 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, 1% किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब इससे एक टेबल बनाओगे, फटाफट वो टेबल हम बना लेते हैं। एक छोटी सी टेबल इसके पास, एक छोटी सी टेबल इसके पास। यहां से हम लिखेंगे x y के मान निकालेंगे, यहां भी मेरे प्यारे बच्चों हम x y के मान निकालेंगे। टेबल बन गई, जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे सिरो मान निकालने के लिए तो मान निकालने के लिए एक तरफ x लिखो, एक तरफ y लिखो, एक तरफ x लिखो, एक तरफ y लिखो। और भैया x y लिखने के बाद जल्दी जल्दी एक बार x बराबर 0 रखो तो y बराबर मिलेगा 3, y बराबर 0 रखो तो x बराबर मिलेगा 5, x बराबर 0 रखो तो y बराबर मिलेगा 5, y बराबर 0 रखो तो x बराबर मिलेगा 2। निकल आए, निकल आए ना। अब जैसे ही इतना निकाल लिए हो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इतना करने के बाद अब हमको ये दूसरा
पॉइंट भी यहां कंप्लीट होता है, मतलब स्टेप 2 भी अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। पॉइंट क्या निकले? पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 2 में हम पॉइंट ही तो निकालते हैं, तो यहां से बिंदु निकल आए हमारे। ध्यान से देखो, जो बिंदु मिले हैं पहली असमिका से मिले हैं 0,5, 3,0 और दूसरी वाली से मिले हैं, ये है फर्स्ट असमिका से। ये किससे? फर्स्ट वाली से हैं। सेकंड वाली से है 0,3 और नहीं 0,5 और 2,0 ये दूसरी वाले से हैं। अब अगले स्टेप में करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। स्टेप 3 में आ जाओ जल्दी से भाई, फटाफट कर लेते हैं। स्टेप 3 में इनका ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं बाबू लोग? ग्राफ बना लेते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं। चलो जल्दी से ग्राफ बनाओ भाई। ग्राफ बनाने के लिए तुमको पता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस ड्रा हो गई और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों आपके पास वाई एक्सिस ड्रा हो गई। दोनों हो गई। जैसे ही दोनों हो गई, अब क्या होगा? ये हमारे पास मूल बिंदु होगा, ये एक्स डैश एक्सिस होगी, ये बाबू वाई डैश एक्सिस होगी। अब देखो y का सबसे बड़ा मान कितना है और x का सबसे बड़ा मान कितना है। तो जैसे ही हम वो देखते हैं तो x की सबसे बड़ी वैल्यू, x की, एक मिनट भाई, थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ हो गए ना, पहले वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। यहां ये रुको, ये फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले वाले में है 0,3 और 5,0, ठीक है, 0,3 और 5,0। तो x का मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा मान हमको 5 दिख रहा है और y का सबसे बड़ा मान 5 दिख रहा है। जल्दी से लिख लो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो सबसे पहले इन पॉइंटों को लिख के हमको बनानी है रेखा। पहली वाली को देखो कहां से जा रही है, जो गौर से देखिएगा 0,3 और 5,0 से, 0,3 और 5,0 से, 0,3 1 2 3 ये पॉइंट होगा 0,3 और 5,0 कहां होगा? ये होगा 5,0 ये होगा। इन दोनों को मिला दो इन दोनों को मिला दो। जैसे ही इन दोनों को आप मिलाते हुए बनाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई, जिस थी कितनी? 3x + 5y लेस देन आर इक्वल 15, 3x + 5y लेस देन आर इक्वल 15। दूसरी वाली देखो कहां से जा रही है, और दूसरी वाली मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो दूसरी वाली जा रही है कहां से? 0,5 और 2,0 से, 2,0 से और 0,5 से, 0,5 से यहां से जा रही है। जल्दी से इनको भी मिला दो। जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे तो ये देखो आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये कौन सी है? इसको जरा गौर से देख लो। ये है 5x + 2y लेस देन आर इक्वल 10। 5x + 2y लेस देन आर इक्वल 10 ये है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है। दोनों बन गए, पहली वाली भी बन गई, दूसरी वाली भी बन गई। समझ गए? बोलो भाई, दोनों बन गई ना। अब दोनों जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपने बना लिया, इन पॉइंटों को कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं। अब वो नाम जल्दी से बताओ। रामू श्यामू क्या दे दिया जाए? A B C D, नहीं A B C D, और इस वाले पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दे दो, A B C D E। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पकड़ना है मूल बिंदु, तो स्टेप 4 में चलो। स्टेप 4 क्या कहता है
कि मूल बिंदु देखो, मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु कितना होता है 0,0। मूल बिंदु से पहली इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कराओ। पहली कितनी है, फर्स्ट वाली है मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ चली गई, कोई भी लिख लो, फर्स्ट वाली है वो 3x + 5y लेस देन आर इक्वल 15। मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराओ, तो ये हो जाएगा 0 0 लेस देन आर इक्वल 15। अरे भैया 0 15 से छोटा होता है, इसलिए ये संतुष्ट करेगा। क्या कर रहा है, ये संतुष्ट करता है। और संतुष्ट करने का मतलब कि इसमें जो रेखांकित भाग होगा, रेखांकित भाग होगा ना, वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो पहली वाली में रेखांकित भाग है मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु इधर है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएंगे, ये एरो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी वाली को देखो, आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है, ठीक है। अब दूसरी वाली से मिलेंगे, दूसरी वाली है 5x + 2y + लेस देन आर इक्वल 10। इसमें जब मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों संतुष्ट कर रहा है, ये भी आपका संतुष्ट कर रहा है। जैसे ही भैया ये भी संतुष्ट कर रही है, ठीक है, ये भी संतुष्ट कर रही है, तो इसमें भी रेखांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और वो मूल बिंदु कहाँ है, ये है मूल बिंदु, तो इसमें भी एरो बना दो मूल बिंदु की ओर, एरो बना दो मूल बिंदु की ओर। x > 0 y > 0। भैया सारे के सारे महानुभाव लोग कहाँ मिल गए, इस वाले रीजन में सारे के सारे महानुभाव इस रीजन में मिल रहे हैं, सारे के सारे एरो इस वाले रीजन में मिल रहे हैं। तो यही रीजन मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा हो जाएगा सॉल्यूशन। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन, ठीक है, यही हो जाएगा फिजिबल रीजन, ठीक है, यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। और कोनिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, ओ ए ई डी, ओ, ठीक है, ओ ए ई डी जो है ये आपके हो जाएंगे कोनिकल पॉइंट, ओ ए ई डी ये होंगे बाबू कोनिकल पॉइंट, कोणीय बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो कोनिकल पॉइंट भी यार पता चल गए, ठीक है, कोनिकल पॉइंट भी पता चल गए, फिजिबल रीजन भी पता चल गया। अब क्या किया जाए, अब तो असली काम शुरू होगा। क्या करेंगे, अब एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या करने वाले हैं, मान निकालने वाले हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है स्टेप 5 मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग करने वाले हैं, एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। और वो टेबल कितनी सुंदर होगी पता है, ठीक है, इसका रूप इतना सुंदर है ना कि आप देख के मोहित हो जाएंगे। चलिए भाई देखिए, ये प्यारी सी टेबल है हमारी। एक तरफ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु 3 मिले हैं तो इसको 3 नीचे और पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे कोनिकल पॉइंट, कोणीय बिंदु, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। और इधर क्या है, मैक्स ऑफ जेड, ये बराबर किसके है, अब वो जो चाचा साहब आराम कर रहे थे उनको देखो कहाँ है, ये यहां है 5x + 3y। मैक्स ऑफ जेड कितना है, 5x + 3y। जल्दी से लिखो भाई, अब इन चाचा साहब की जरूरत पड़ गई हमको, 5x + 3y, ठीक है। चलो लिख लिए, मान निकालो भाई। कोणीय बिंदु देखो कौन कौन से हैं, कोणीय बिंदु भाई फटाफट पकड़ो, फटाफट 2,0 है। ओ भाई, अरे सब कुछ तो कर लिए, लेकिन अभी ई रह गया है। अब ई तुमको निकालना है भाई, ई इन दोनों को सॉल्व करके तुमको निकालना है। ये दोनों हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों असमीकाएं हैं, इन दोनों को सॉल्व करो और बिंदु निकालो। देखो क्या है, ये है 3x, चलो अच्छा भैया निकाल देते हैं। ये है इधर 3x,
प्लस 2y, 3x प्लस 5y बराबर 15, और दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों 5x प्लस 2y बराबर 10। 5x प्लस 2y बराबर 10। अरे हमने ई का ध्यान ही नहीं दिया। ई भाई दोनों, वो भी तो हमारा कोनिकल पॉइंट है, तो दो ही तो कोनिकल पॉइंट पता थे, तो ई भी निकालना होगा। ई क्या है? दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या है? दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब वो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो कैसे निकलेगा भाई? किसी एक को तो सेम करना पड़ेगा। किसी एक को सेम करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें मेरे प्यारे बच्चों 5 से गुणा कर दो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये हो जाएंगे 10y, ये हो जाएंगे 10y, और चिन्ह अपोजिट तो बाबू ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 से गुणा करने के बाद इसमें 5 से गुणा करने के बाद कैंसिल होंगे। ये होगा 6 और ये हो जाएगा 25, माइनस 50 25 और ऊपर होंगे 3 दूनी 6, तो माइनस के 25 और प्लस के 6 बाबू बचेंगे माइनस के 19x बराबर। इधर देखो 10 25 50, 15 दूनी 30, तो 50 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? जल्दी बता दो भाई। 50 में से 30 जाएंगे, जल्दी बताओ कितना बचेगा? और 50 में से, भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन और हैं वो तुमको लगाने, इसलिए हम भाई बता रहे हैं कि आप लोग दिमाग लगा के अच्छे से समझ लो, मन लगा के, ठीक है। तो ये हो जाएंगे माइनस के 50 प्लस के 30 माइनस के 20 बचेंगे। तो यहां से बबुआ x बराबर आ गया 20/19। कितना आ गया? 20/19 आ गया x की वैल्यू। भाई x का तो मान आपने निकाल लिया 20/19। अब y की वैल्यू निकालना है, किसी एक में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखो 3 × 20/19, पहले वाले में रख रहे हैं, इसका मान यहां पर रख रहे हैं 3 × 20/19 प्लस का 5y बराबर 15। भाई 2 से गुणा करके नहीं, सिंपल वाले में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा 5y बराबर 15 माइनस ये हो जाएगा 20 23 60 बटे यार 19 और 15 दूनी 30, 300। 300 में 15 कम करो 285, ठीक है। 285 15 गुणे 19 करेंगे तो आएगा 285, तो 285 माइनस 60 और बटे 19। भाई कैलकुलेशन तो जोरदार हो गया, ये कैलकुलेशन तो मेरे प्यारे बच्चे जोरदार हो गया। क्या सही है? एक बार जरा चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा कैलकुलेशन बन गया? 15 10 5x प्लस 2y, अरे भाई गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10, 30 हो जाएगा, इधर 50, 50 में 30 गए 20। हाँ भाई बनेगा, वही बनेगा। 3 दूनी 6 और इधर हो जाएंगे 50 25 6। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो महान हो लोगों हो, ठीक है। आप तो इतना पढ़ लिए हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो ये 85 में 60 जाएंगे, 60 20 80 मतलब 225 बचेंगे, 225/19 और इधर है 5y। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो भाई, कितना प्यार से थोड़ा सा काटना, ज्यादा घबराना मत। 5 और ये हो जाएगा 5 चौको 20, 50 25। तो यहां से y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई 45/19। y की वैल्यू आ गई 45/19, ये मान निकल आए, ठीक है। इसका मतलब जो पॉइंट E है, पॉइंट E है, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट भाई खतरनाक आए हैं। कितना आया है? 20/19 और मेरे प्यारे बच्चों 45/19। 20/19 और 45/19, ये खतरनाक पॉइंट आपको देखने को मिले हैं। चलिए भाई, बाकी तो कोणीय बिंदु सेम थे, समान थे। कितना? 2,0 और 0,3। 2,0 भैया सिंपल वाले, 2,0 2,0 3 ओ भाई 1 मिनट रुक जाओ। 2,0 और 0,3 और जो तीसरा निकला है E, ये निकला है थोड़ा सा डेंजरस, 20/19
और 45/19। 45/19 मान निकालो भाई। इसमें देखो x की जगह 2 रखोगे तो हो जाएगा 5 × 2 प्लस 3 × 0, तो ये आ जाएगा 10। यहां रखोगे तो 5 × 0 प्लस 3 × 3 9 आ जाएगा। इसमें रखोगे तो 5 × 20/19 और प्लस 3 × 45/19। भैया सॉल्व करो जल्दी से, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और प्लस 45 तैया 45 दूनी 90 तई 135 और बटे 19, तो कुल मिला के हो जाएगा 235 और बटे 19। भाई इसका जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 19 दहम्मा 190 10 बार जाएगा तो 10 से तो ज्यादा आ जाएगा ना। ये लगभग आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 19 दहम्मा 190 और उसके बाद जाएगा 190 23 35 35 10 45 19 दूनी 38, लगभग 12 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 12 दशमलव समथिंग आएगी। तो हमने क्या देखा, सबसे बड़ा मान तो ये वाला है। सबसे बड़ा मान मेरे प्यारे बच्चों हमको जो दिखा ये वाला दिखा, सबसे मैक्सिमम, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब x बराबर जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका मेरे प्यारे बच्चों हल होगा, x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 होगा। और भैया इसका जो मैक्सिमम मान होगा ना, मैक्स ऑफ z, वो हमारे पास आ जाएगा 235/19। इसको हल मत करना, बस यही हो जाएगा। केवल पहचान लेना कि ये सबसे बड़ा है कि नहीं। सबसे बड़ा पहचानने के लिए हमने थोड़ा सा भाग किया तो मेरे प्यारे बच्चों पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबका शेर है। ठीक है, सबका डॉन यही है, समझ गए। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से जरा देखिएगा। क्वेश्चन हम तुमसे ही लगवाने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम या करेंगे तो उतना थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पूरी की पूरी हिंट देते हैं और इस क्वेश्चन को आप लगाओगे और जो भी आपकी बुक में और क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाओगे। प्रोसेस सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, प्रोसेस सीख लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कभी आपका फंसने वाला नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन कभी नहीं फंसने वाला है। क्वेश्चन भी रोएगा कि किसके हाथ में पड़ गए हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है, यहीं से हम डायरेक्ट करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कितना, मैक्स ऑफ जेड बराबर मिनिमम ऑफ जेड बराबर x + 2i। अब तुम करोगे क्या, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इन इनइक्वलिटीज को समीकरण में बदलोगे तो हो जाएगा 2x + y बराबर 3, x + 2i बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 0। इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं और आप जब प्रैक्टिस करना तो शॉर्टकट में ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्या करना, शॉर्टकट में ही प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जब एग्जाम में लगाना तो ये पूरा का पूरा जैसे अभी हमने प्रोसेस से बताया है, इसी प्रोसेस से आपको करना है। ठीक है, तो ये x बराबर 0 और ये y बराबर 0 हो गए। ये हमारे पास जितनी भी इनइक्वलिटीज थी इनको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, जैसे ही इनइक्वलिटीज इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हैं, इसके बाद क्या करना है, वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनानी है। एक तरफ लिखना है x, एक तरफ लिखना है y। ऐसे ही इधर एक छोटी सी टेबल बनानी है। एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों लिखना है x और एक तरफ लिखना है y। फटाफट लिख लीजिए। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब x 0 रखेंगे तो y मिलेगा 3, जब y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 3/2। ठीक है, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी आपको करना है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब x 0 रखेंगे तो y मिलेगा बउआ 3 और जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 6। मिल गई।
जैसे ही ये मिल गए, अब भैया इनका ग्राफ बना लेना। क्या करोगे एक ग्राफ पेपर में इनका ग्राफ ड्रा करना। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स, एक्स डैश एक्सिस, ये वाई, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब इन पॉइंटों को हम देख रहे हैं कि एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 6 मिली है। कितनी मिली है? 6 मिली है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6,0 और x का सबसे y का सबसे बड़ा मान 3 मिला है ना, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0,3। ठीक है, 0,3। तो 0,3 6,0 इन दोनों को भाई मिला दोगे। इन दोनों को अगर मिला दोगे, ध्यान से देखो, इन दोनों को मिला दोगे तो ये फर्स्ट सेकंड वाली इनइक्वालिटी बन जाएगी, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल, नहीं x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 6। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट कौन से हैं? दूसरे पॉइंट अगर ध्यान से देखो तो 0,3, ये तो 0,3 ही है। x का मान 3/2,0, 3/2,0 मतलब 1 से ज्यादा, तो यहां बीच में कहीं होगा। ये ऐसे कुछ जाएगी, ये ऐसे है भाई। ठीक है इधर से ही बना लेते हैं ना, ये हमारे पास कुछ ऐसे जाएगी। ये ऐसे, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे जाएगी। ये कौन सी होगी? फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी होगी, फर्स्ट वाली होगी, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 3/2,0 और 0,3 से जा रही है। ये कौन सी है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 3। अब दोनों को मूल बिंदु से संतुष्ट कराना। ध्यान से देखिए, मूल बिंदु जब रखोगे तो बड़ा आएगा, 0 बड़ा होता है 3 से, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं करेगा, तो रेखांकित भाग ये बाहर की ओर हो जाएगा, ऐसे बाहर की ओर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे में रखोगे तो दूसरे में भी संतुष्ट नहीं करेगा, ये बाहर की ओर हो जाएगा, तो इसका तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, करें दिखाइए कि z का न्यूनतम मान 2 बिंदुओं से अधिक पर घटित होता है। भाई जब इसका सॉल्यूशन ही बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड हो रहा है। भाई कहीं देखो इधर जाएंगे ना ये सारे के सारे एरो, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इधर वाला भाग रेखांकित होगा, और ये कहां तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। तो यहां लिखेंगे क्योंकि ये रीजन अनबाउंडेड है। ठीक है, इसलिए 2 से अधिक ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। बस इतना लिख के छोड़ देना है, क्योंकि ये अनबाउंडेड हो गया, इधर जा रहा है, इधर कहां तक जाएगा ये हमको नहीं पता है, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 से अधिक पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इतना आगे लिख देना, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा सा चैप्टर था। होमवर्क में इसी के एक्सरसाइज के भाई क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्या करना? क्वेश्चन की ढेर सारी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी आप लोगों का ये चैप्टर भी छोटा सा था, छोटा सा चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 8 से 10 नंबर इसी चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर बचता है हमारा लोगों का प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच जाएगा, बहुत जल्द मतलब अगले वीक में। ठीक है, तो आपसे जो वादा किया गया था कि आपका सिलेबस आपके एग्जाम के कम से कम 2 महीने पहले पूरा किया जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों।